नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा। और कल हमने क्लास ली थी फीटर के रिगार्डिंग ड्रिलिंग मशीन्स की, जिसका पार्ट 1 हमने बनाया था, जिसमें 2-3 मशीनें मैंने करवाई थी आपको। उसकी कटिंग स्पीड के बारे में बताया था। एक तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती और रेलवे के लिए हम यहाँ पे फीटर की क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो जो साथी आज चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल पे जाएं और ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको फिटर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारे के सारे वीडियो जो भी फिटर के लिए मैंने बनाए हैं वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और जिस भी साथी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि भर्ती के रिगार्डिंग जो भी कोई इंपॉर्टेंट सूचना रहेगी वो आपको दे दी जाएगी, इसलिए आप चैनल पे बने रहें। तो देखिए, आज हम आगे बढ़ते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, कल हमने सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन और पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन पढ़ ली थी। उसमें ही आगे एक चीज़ थी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसको त्रिज्यीय ड्रिलिंग मशीन हिंदी में कहते हैं। आपके सामने बहुत ही सुंदर डायग्राम है ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन का। जो साथी नए हैं उनको आज मैं फिर से बता देता हूँ कि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ये आपकी निमी पैटर्न द्वारा प्रोवाइड करवाई गई पीडीएफ है। निमी वालों ने छापी हुई पीडीएफ है, भारत स्किल से हमने ली है, उसी से हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी चीज़ लिखी गई है वो मान्य रहेगी, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से यही मान्य रहेगी। किसी और बुक में कुछ और लिखा हुआ है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका फाइनल रहेगा, बुक का फाइनल नहीं रहने वाला है। क्योंकि ये जो चीज़ है ये डीजीटी निमी के द्वारा छापी गई है, इसमें जो चीज़ है वो वही सत्य है। उसी के अकॉर्डिंग अगर कल को पेपर में कुछ और लिखा आता है तो आप ऑब्जेक्शन लगा करके चेंज करवा सकते हैं। इसी को माने, इसी को प्रेफर किया जाएगा। इसलिए हम सारा का सारा और जो आपका सिलेबस बनाया गया है वो भी यहाँ से बनाया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे अपने सिलेबस को पढ़ लेना और इनके जो टॉपिक्स हैं ऊपर लिखे गए हैं सभी को पढ़ लेना। सेम टू सेम हेडलाइंस चिपका रखी है, तो आपका पूरा सिलेबस है वो निमी पैटर्न से बनाया गया है। अभी देखते हैं हम आगे। ये आपके सामने रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। तो देखिए, हम सारी की सारी बातें यहाँ पे सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से करने वाले हैं कि एग्जाम में रेडियल ड्रिलिंग मशीन के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं आपसे यहाँ पे बातें करूँगा। तो सबसे पहले थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन कैसे औरों से डिफर है, कैसे अलग है। तो देखिए, इसके अंदर क्या है, बाकियों में आपने देखा था कि ये जो स्पिंडल वाला सेट है पूरा, यहाँ पे मोटर लगी रहती थी, यहाँ पे स्पिंडल रहता था, इस टाइप से रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रेडियल आर्म है वो लगी हुई है। इस रेडियल आर्म के ऊपर आपका जो स्पिंडल है वो आगे पीछे यानी कि पूरी टेबल के ऊपर आपको जॉब खिसकाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो स्पिंडल है वही आगे पीछे यहाँ से इधर से लेके इधर तक मूव कर सकता है। ये रेडियल आर्म है वो लगाया गया है और इसको किसी एंगल के ऊपर भी टिल्ट करके हम किसी एंगल के ऊपर भी जो ड्रिलिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी ये इसकी टेबल है आपकी मशीन की, इसके ऊपर हमने कहीं पर भी जो बांध लिया तो हम इसके स्पिंडल को आगे पीछे खिसका करके और यहाँ पे ड्रिलिंग की क्रिया है वो कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या है, फैन बेल्ट वगैरह नहीं लगे हुए हैं, इसके अंदर पूरा गियर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर पूरा आपका गियर सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर ये मोटर लगी हुई है, गियर बॉक्स की सहायता से इसको ऑपरेट करते हैं। ये आपका स्पिंडल है, आगे पीछे करके कहीं पर भी हम ड्रिलिंग क्रिया है वो कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो आपको बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसका स्पिंडल है उसको आगे पीछे कहीं भी मूव किया जा सकता है। बाकी आप नॉर्मल सबके दिमाग में कौन सी ड्रिलिंग मशीन, जो अपन यहाँ पे पिलर टाइप या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, तो उसमें तो स्पिंडल मूव ही नहीं करता ना। स्पिंडल तो एक जगह पे ही घूमता है, बस केवल रोटेट करता है, मूव नहीं करता, आगे पीछे नहीं जाता। तो इसमें क्या होता है, आपका स्पिंडल है वो आगे पीछे जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी ऐसी ड्रिल मशीन है जिसके अंदर आपका स्पिंडल है वो मूव करता है, ठीक है, मूव करा सकते हैं या किसी एंगल के ऊपर टिल्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में रहेंगी, आपकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन में रहेंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गियर बॉक्स लगा रहता है, इसमें फैन बेल्ट का यूज़ नहीं होता है, ये भी इसी के अंदर है। बाकी स्लीव के बारे में, सॉकेट के बारे में मैंने कल वाले वीडियो में पढ़ा दिया था, जिसने भी नहीं देखा हो वो साथी देख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, आपके सामने गैंग ड्रिलिंग मशीन है। यहाँ पे ये दो प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सामने गैंग ड्रिलिंग मशीन की। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके अंदर देखिए आपको बहुत सारे स्पिंडल देखने के लिए मिलेंगे। टेबल नीचे एक ही है, एक ही टेबल के ऊपर बहुत सारे स्पिंडल है, लेकिन जितने स्पिंडल हैं साथ में उतनी ही विद्युत मोटर है वो लगी हुई है। देखिए, ठीक है, यानी कि प्रॉपर एक अलग अलग मशीन ही सेट की गई है, लेकिन सिर्फ टेबल एक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही टेबल के ऊपर
बहुत सारी ड्रिल मशीन लगाई गई हो या बहुत सारे स्पिंडल साथ में मोटर लगाई गई हो, वो कौन सी ड्रिल मशीन है? तो वो है गैंग ड्रिलिंग मशीन। कौन सी है? गैंग ड्रिलिंग मशीन है। अब इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है देखिए आप। मल्टीपल स्पिंडल हेड ड्रिलिंग मशीन, इसमें क्या है? मल्टीपल स्पिंडल हेड। दोनों का अंतर है वो यहीं पे स्पष्ट हो जाएगा। इसमें क्या, आपके जो स्पिंडल है ना, ये एक ही ऊपर मोटर लगी हुई है, इसके अंदर गियर बॉक्स लगा हुआ है, उस गियर बॉक्स से बहुत सारे स्पिंडल हैं वो एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, एक ही मोटर से सारे के सारे स्पिंडल ऑपरेट हो रहे हैं। इसमें क्या है, एक ही टेबल के ऊपर बहुत सारे स्पिंडल तो हैं लेकिन उतनी ही आपकी मोटर भी लगी हुई है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मोटर एक ही लगी हुई है लेकिन स्पिंडल बहुत सारे ऑपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो क्या है, एक ही टेबल के ऊपर बहुत सारे स्पिंडल हो और एक ही मोटर से बहुत सारे स्पिंडल ऑपरेट हो रहे हो, दोनों में ये फर्क है। तो ये कंबाइंड ड्रिलिंग मशीन हो जाएगी और ये गैंग ड्रिलिंग मशीन हो जाएगी। दोनों का डिफरेंट यही रहेगा। इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी का आंसर आपको देना है। तो मेरे ख्याल से आपको ड्रिलिंग मशीन में किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाएंगे वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि सभी मशीन्स में क्या क्या डिफरेंट है। रेडियल जो ड्रिलिंग मशीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, उसको आपको याद रखना है। और उसके बाद में ये जो गैंग ड्रिलिंग मशीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और एक कटिंग स्पीड आपको पता होनी चाहिए। मैंने कल दोनों जो फॉर्मूला थे वो यहाँ पे नोट करवा दिए थे, उनसे का एक दो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करवा दिया था। तो इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक तो आप जब भी क्लास लें, साथ में मैंने पहले बताया था कि एक कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आप ज़रूर साथ साथ में नोट कर लें। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में एक साथ हो जाएंगी। उस समय आपको ये नहीं पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन मैंने जो आपको लैंग्वेज बताई है क्वेश्चन पूछने की, कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है प्रत्येक चीज़ से, आपने पढ़ रखी है सारी चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से निकल करके आता है आपको ध्यान रहेगा कि यार गैंग ड्रिलिंग मशीन थे लेकिन क्वेश्चन कैसे बना, वो अगर आपने नोट कर लिया अभी से जैसे मैंने बताया है, तो आपको उस समय मैं बताता हूँ बहुत ही आसानी रहेगी। मेरी जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं, आप उनको पढ़ करके जो पुराने वाला अपन इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम होता है फिटर का, वो पेपर आपको RSMSSB पे मिल जाएगा, या आप कहेंगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वो पेपर। आप उसमें पढ़ना कि अभी तक की मेरी 5-6 क्लास हुई हैं, उनमें से ही कितने सारे क्वेश्चन, तकरीबन 40 क्वेश्चन के आसपास इन 5-6 क्लासेस में से ही आपको उस पेपर में मिल जाएंगे। एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे के वैसे पूछे जा रहे हैं, जो पुराने वाला पेपर हुआ था उसके अंदर। तो आपको बिल्कुल मैं जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको कॉपी पेन लेकर के नोट करके रखना है। हम यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि अधिकतर साथी ITI में पढ़ा रहे हैं, कंपनी में काम कर रखे हैं, या बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, सभी ने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। हम सिर्फ यहाँ पे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहे हैं कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपकी तैयारी है वो अच्छी रहनी चाहिए। अब इसी में अगला एक टॉपिक है आपका हैंड टैप्स एंड रेंचेज। यहाँ पे हम हैंड टैप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टैप काम क्या आते हैं। तो देखिए, कहीं पर भी कोई जॉब के अंदर, जैसे कोई मैंने होल कर दिया इस जॉब के अंदर, इसके अंदर जब हमें चूड़ियाँ काटनी हो, इंटरनल थ्रेड जब हमें काटनी हो, तब हमें टैप का यूज करते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, टैपिंग कहते हैं। ठीक है, टैप के द्वारा चूड़ियाँ काटना टैपिंग कहलाता है। और इंटरनल चूड़ियाँ किससे काटते हैं, टैप के द्वारा काटते हैं। ये हैंड टैप्स हैं सारे। तो अब इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब क्या क्या क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। एंड तक बने रहिए। एक तो वीडियो को आप बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करिए, पता नहीं कौन सी बात मैं बताऊं और वो आपके एग्जाम में आ जाए और आप इसको छोड़ दें बीच में ही। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका पार्ट्स देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपके जो कटिंग फ्लूट्स हैं वो बने हुए हैं, चूड़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग पिच के अंदर चूड़ियाँ हैं वो बनी रहती हैं। और ड्रिल की तरह ही ये इसकी बॉडी है, ऊपर है वो आपका टैंक बना हुआ है जो कि उसके टैप रेंच के अंदर है, वो डलता है अपना। ये इसका सामने का कटिंग फेस है। ठीक है, इसके बीच से ये नालियाँ बनी हुई हैं, यहाँ की फ्लूट्स हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, ये कटिंग एजिज हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिनसे चूड़ियाँ कटती हैं आपकी। ठीक है, अब क्या है, ये जो हमारे हैंड टैप्स हैं ये हमेशा 3 के सेट में पाए जाते हैं। जैसे साइज रहेगा एक ही, मान लो मुझे 10 mm की चूड़ियाँ काटनी
M10 की चूड़ियाँ काटनी है मुझे, मीट्रिक थ्रेड 10 की, ठीक है। 10 का टैप है मेरे पास, तो 10 के टैप में भी मुझे 3 सेट में मिलेंगे। अब तीनों सेट में से आपसे पहले तो तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है, इसको फर्स्ट टैप कह सकते हैं या टेपर टैप कह सकते हैं। टेपर टैप इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर 7 से 8 चूड़ियाँ हैं, ये आपकी स्टार्टिंग में देखिए टेपर में बनी हुई है। इनको टेपर में क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो हमने होल किया है ना, वो होल हम इससे छोटा करते हैं, लेकिन इतना भी छोटा नहीं करते कि ये फ्रीली चला जाए। अगर डायरेक्ट हम फाइनल टैप को डालेंगे तो देखिए इसमें कोई एक आध चूड़ी टेपर में है, ये अंदर जा नहीं पाएगा प्रॉपरली। पहले इसकी 6-7 चूड़ियाँ जो टेपर में है ये अंदर जाएंगी, धीरे धीरे कटिंग होनी स्टार्ट होगी ऑयल की मदद से, और तब जा करके ये अंदर तक जाएंगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टैप के अंदर जो टेपर के भाग है उसके अंदर कितने डिग्री का कोण बना होता है, देखिए यहाँ पे 4 डिग्री का एंगल है वो बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड टैप, या इसको इंटरमीडिएट टैप भी कह देते हैं, बॉटमी इंटरमीडिएट टैप कह देते हैं। इसके अंदर कितने का एंगल बना हुआ आपका, 10 डिग्री का। इसके अंदर क्या होता है, 4 से 5 चूड़ियाँ हैं वो आपकी यहाँ पे टेपर में बनी रहती हैं, ठीक है। और इसके बाद है आपका फाइनल टैप, या इसको प्लग टैप भी कहते हैं या बॉटमिंग टैप भी कह देते हैं। इसके अंदर आपका 20 डिग्री का एंगल है वो बना रहेगा, 1 से 2 चूड़ियाँ हैं वो टेपर में रहेंगी। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, हम ये तीनों चीज़ें मिल करके ही फाइनल जो थ्रेडिंग है वो कर पाती हैं। तो इन तीनों सेट के आधार पे ही हम कहीं पे टैपिंग कर पाते हैं, किसी जॉब के अंदर चूड़ियाँ हैं वो काट पाते हैं। तो मैंने तीनों के एंगल है वो आपको बता दिए, तीनों के जो नाम है वो बता दिया। ये फर्स्ट टैप है, या इसको टेपर टैप कहते हैं, ये सेकंड टैप है, या इसको वो इंटरमीडिएट टैप है वो कहते हैं, ये इसको प्लग टैप कहते हैं, या फाइनल टैप या बॉटमिंग टैप है वो कह देते हैं। इनमें ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जिसके ऊपर सबसे कम टेपर चूड़ियाँ उसका क्या नाम रहेगा, तो ऑप्शन में आपको प्लग टैप मिल जाएगा, बॉटमिंग टैप में ये इंटरमीडिएट टैप मिल जाएगा, फर्स्ट टैप या टेपर टैप मिल जाएगा। तो आपको बताना रहेगा कि वो कौन सा टैप है। ये टैप के आधार पे या इन तीनों के जो एंगल्स हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नीमी की बुक में साफ साफ एंगल छपे हुए हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इंटरमीडिएट टैप के अंदर कितने डिग्री का एंगल रहता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 डिग्री का एंगल है वो रहता है। ये टैप से संबंधित हमारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए ये टैप रेंचेस है जिसको टैप हैंडल भी कह सकते हैं हम। सबसे पहले आपके सामने ये एडजस्टेबल हैंडल है, ये जो दिखाएगा ये एडजस्टेबल हैंडल है। इसमें क्या होता है, एक साइड में घूमने वाली ये लीवर हैंडल है वो लगा हुआ है, इसके ऊपर चूड़ियाँ कटी हुई हैं। इसको घुमा करके हम यहाँ से ये ऐसे खुल जाता है, ये पीछे की तरफ चल जाता है, और इसके बीच में हम टैप को डाल करके वापस इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना, एडजस्टेबल हो गया, ठीक है। अगला है आपका ये टी स्पैनर, टी हैंडल टैप रेंच है। इसके अंदर देखिए टी आकार का हैंडल लगा हुआ है, छोटे आकार के टैप वगैरह पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद है आपका ठोस सॉलिड टैप हैंडल जिसको कहते हैं। देखिए एक साइड में बड़ा एक साइड में छोटा, इस तरीके से जो टैप डालने के लिए छेद हैं वो बने हुए हैं स्क्वायर में। यहाँ पर हम टैप डाल करके इसको क्या हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, एडजस्टेबल में हम छोटा बड़ा सभी लगा सकते हैं। यहाँ पे जिस आकार का पहले से छेद बना हुआ है केवल उसी को लगा सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के टैप रेंच है, देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे टैप ड्रिल साइज, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन 99% श्योर मिलेगा। टैप ड्रिल साइड जिसको TDS कहते हैं अपन, ठीक है। तो टैप ड्रिल साइज का निकालने का एक फॉर्मूला है वो आप नोट कर सकते हैं। टैप ड्रिल साइज TS माइनस 2D इंटू P, ठीक है, ये फॉर्मूला है। TS का मतलब है टैप साइज, क्या है टैप साइज। जैसे कि यहाँ पे बोला जाए कि M10 इंटू 1.5 चूड़े के लिए टैपिंग ड्रिल साइज बताओ, ठीक है। अब क्या है इसका मतलब, M10 का मतलब होगा जो हमारा टैप का साइज है ना वो 10 है, 10 डायमीटर की चूड़ियाँ हमें बनानी है, इंटू में 1.5। ये 1.5 क्या है, ये हमारी चूड़ियों की पिच है। यहाँ पे 1.5 की जगह 1.25 मिल जाएगा आपको, 1 भी मिल सकता है, 1.75 भी मिल सकता है। ये चूड़ियों की पिच है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो वही है, ये चूड़ियों की पिच दी गई है, इसके लिए हमें निकालना है टैप ड्रिल साइज। तो आगे क्या दिया है, टैप साइज हमें मिल गया, माइनस में 2 गुणा में चूड़ियों की जो डेप्थ आ जाएगी वो, और उसके गुणा में क्या मल्टीप्लाई में चूड़ियों की जो पिच है वो। एक ये आपके सामने ही दे रखा है M10 वाला जो
तो इसमें सबसे पहले क्या किया, -2 कर दिया, उसके गुणा में गहराई करी। देखियो आप अलग अलग चूड़ियों की गहराई है वो थोड़ी वेरी करती रहती है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल जो गहराई है वो ये है। जो आपकी मीट्रिक थ्रेड है उनकी जो गहराई है वो ये रखी जाती है 0.6134। ये 34 भी छोड़ दीजिए, आप 0.61 तक याद कर लीजिए, तो आपकी जो लमसम वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद स्क्रू की पिच। ठीक है, तो स्क्रू की पिच कितनी है अपनी 1.5 mm है। ठीक है, वो जब निकालेंगे पहले इन्होंने -2 के साथ में यहाँ पे डेप्थ को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ पे आपकी जो डेप्थ है उसके साथ में स्क्रू की पिच को मल्टीप्लाई कर लिया, लास्ट में क्या वैल्यू आई 1.839। इस 1.839 को लास्ट में क्या किया, आपका जो 10 जो आपको दिया गया है इसका डायमीटर है M10, उसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 8.16। यह आपको ऑप्शन में राउंड फिगर में मिल सकता है 8.2। कई बार आपको क्या होता है, आपका जो साइज है वो निकल करके मान लीजिए आ गया 8.3, ऑप्शन में दे रखा है 8.2, बाकी ऑप्शन है वो इससे दूर है, जैसे 8 दे दिया, 9 दे दिया, 9.5 दे दिया, इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो 8.2 के साथ में चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने 8.16 निकाला तो ऑप्शन में ये एग्जैक्ट ही मिलेगा, आपको 8.2 मिल सकता है, 2.3 मिल सकता है, जो नज़दीकी आंसर रहेगा वही आपका सही रहेगा। ठीक है, जब भी अपने को टैपिंग करनी रहती है, चूड़ियाँ काटनी रहती हैं, तो पहले अपने को ड्रिलिंग करनी रहेगी, तो वो ड्रिल किस साइज का करें वो साइज निकालने का ये फॉर्मूला है TDS, टैप ड्रिल साइज। टैप करने के लिए जो ड्रिल साइज है वो कैसे निकालें हम, उसी का फॉर्मूला है TS-2D इंटू P। ये फॉर्मूले में आप इजीली फिट कर सकते हैं सेम, अलबत्ता तो आपको सेम यही वैल्यू मिल जाएगी M10 या M12। ठीक है, ये आप पहले से ही निकाल करके रख लें, जिसमें आप पिच पहले से ही 1.5 mm रखें और जो गहराई है वो 0.61 रख लें उसकी चूड़ियों की, साथ में पिच को उससे गुणा करें, लास्ट में माइनस करेंगे तो आपको आपकी वैल्यू है वो मिल जाएगी। ये पहले से आप 2-4 बार अपने हाथ से करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे निकलेगा। डेफिनेटली 99% आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। हर बार ही काफ़ी सारे एग्जाम्स में मैं देख चुका हूँ टैप ड्रिल साइज के ऊपर क्वेश्चन आता है, सभी इसको हल्के में ले लेते हैं, ध्यान नहीं दे पाते या पढ़ाई नहीं करी या सोचा नहीं कभी कि टैप ड्रिल साइज जैसी भी कोई चीज़ है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, टैपिंग करने से पहले अपने को ड्रिल से होल करना रहता है और वो होल किस आकार का करेंगे वो निकालने का ही ये फॉर्मूला है TS-2D इंटू P। यहाँ पे D है डेप्थ ऑफ थ्रेड, P है पिच ऑफ थ्रेड और TS है आपका टैप साइज और माइनस में 2 है यहाँ पे। ये सारी चीज़ों की वैल्यू आपको मतलब आपको सिर्फ देखिए M10 इंटू 1.5 ये दो ही वैल्यू दे रखी हैं। ठीक है, आपको ये जो स्क्रू की गहराई है ना, डेप्थ है, ये आपको खुद को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको और सारी डेप्थ याद ना रहे तो आप 0.61 इसको याद रख लें, ये डेप्थ आप पुट कर देना तो आपका आसपास का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में उसके आसपास का जो आंसर रहेगा वही सही रहेगा, ये आपको नोट करके रखना है। तो ये हमारा टैप ड्रिल साइज हो गया। ये कुछ थ्रेड्स हैं किस आकार के, पहले से चार्ट बना के दे रखा है कि किस आकार के लिए कौन सा टैप ड्रिल साइज होना चाहिए। आगे तो नंबर पंच हैं, लेटर पंच सेट है, ये देखा ही होगा आपने, यहाँ पे 9 आकार के दिए गए हैं और खैर इनमें से तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है नहीं कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए नंबर सेट और लेटर पंच में से। तो अगला कोई ये नया टॉपिक अपना शीट मेटल का स्टार्ट होगा, अगली क्लास में इसको पूरा करेंगे। अब तक इतना ही, क्योंकि कल जो क्लास में है ड्रिल मशीन्स कुछ रह गई थी और ये जो टैप है ये करवा दिए हैं आज मैंने आपको। तो एक तो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं इसको आप ज़रूर नोट करके रखें, बार बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, पीछे का जितना पढ़ा है उसको डेली एक बार रिवाइज मोटा मोटी ज़रूर देख लें, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन चांस है नौकरी लगने का। इसके बाद दोबारा ऐसा मौका राजस्थान सरकार में तो मेरे ख्याल से मिलने वाला है नहीं अगले 15-20 साल तक की कोई वैकेंसी IT इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 2500 वैकेंसीज़ हैं। हाँ, और भी किसी का कोई भी डाउट हो, अभी लास्ट डेट नज़दीक है
जो 4 सब्जेक्ट के पहले फॉर्म आए थे उनकी 5 तारीख लास्ट डेट है, और जो बाद में 16 ट्रेड के फॉर्म आए थे उनकी 11 अप्रैल लास्ट डेट है। तो जिस भी साथी ने फॉर्म नहीं भरा हो, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें भाई, अपना फॉर्म है वो सबमिट कर लें। फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी रह गई हो तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा। और भी कोई आपके मन में कोई बात हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें यार, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, ऐसे नहीं जाए भाई, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोई सुधार करना हो हमें वीडियो के अंदर, या थोड़ा लंबा करना हो वीडियो को, या छोटा करना हो, या ज़्यादा डिटेल से चीज़ें बतानी हो। देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं बताता कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दोस्तों मेरे इंस्ट्रक्टर ही हैं जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं पे, मैं भी आपकी तरह इंस्ट्रक्टर ही हूँ। बस हम जो क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रत्येक टॉपिक आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए थोड़े से हम मेरे ख्याल से फास्ट चल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो कि मैं और ज़्यादा डिटेल करेंगे तो क्या है कि टाइम बहुत लंबा खर्च होगा। हम अकेला जैसे सूक्ष्म मापी अंतर मैंने एक ही दिन में लगभग सारे करवा दिए आपको, तो अब मैं वहाँ पे अगर चाहता तो आपसे सिर्फ माइक्रोमीटर पढ़ाने पे 1 घंटे की क्लास ले लेता कि माइक्रोमीटर क्या है, कैसे उससे माप लेंगे, एक एक चीज़ें आपको बताता, जैसे ITI वाले स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ वो चीज़ें बताई जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, वही चीज़ें यहाँ पे हैं और डायरेक्ट वही आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं, ठीक है। आपको आगे ITI में कैसे पढ़ाना उसके लिए नहीं बता रहा मैं सिर्फ एग्ज़ाम में आपके क्या आएगा, आपको नौकरी कैसे मिल जाए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जिसको भी अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताए ज़रूर कि क्लास कैसी है। तो अभी के लिए क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।